किसी ने रात के आखिरी पहर उसके अपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाया तो जासिम, जो तहज्जुद पढ़कर अभी बिस्तर पर सोने के लिए लेटने ही लगा था, यकदम उठ बैठा। एक पल को निगाहें घुमाकर टिक टिक करती घड़ी की जानिब देखा जो रात के 3:30 बजा रही थी। इस वक्त सोचते हुए उसने कदम कमरे से बाहर की जानिब बढ़ाई और फिर मोहताज से अंदाज में दरवाजे के मिरर से झांक कर बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला था, लेकिन आगे वाला मंजर देखकर उसके 14 तबक रोशन हो गए। वली दरवाजे के सामने गिरा पड़ा था और उसके हाथ से निकलकर बहता खून दरवाजे के आगे धीरे धीरे फैल रहा था। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और उसे बमुश्किल सीधा किया। वो नीम बेहोशी की सी हालत में था। उसने परेशानी से यहाँ वहाँ देखा। वली, वली, क्या हुआ है तुम्हें? और तुम इस तरह इस वक्त? उठो, कोशिश करो उठने की। उसने उसका एक हाथ अपने कंधे पर डालकर उसे उठाया। वली बमुश्किल अपनी टांगों पर उठा था, फिर उसके साथ अंदर की जानिब बढ़ा। उसकी आंखें दर्द से बंद हुई जा रही थी। बाल बिखरे हुए थे और स्याह टी शर्ट खून से लथपथ हो रही थी। जासिम ने उसे बेड पर लिटाया और फिर पहली फुर्सत में ही अपने क्लिनिक की जानिब भागा। उसे जल्द अज जल्द उसके ज़ख्म को ट्रीट करना था। दूसरी जानिब अमल को बमुश्किल बीजान ने ज़बरदस्ती कुछ खिलाकर सकून आवर दवाइयाँ दी, तब जाकर कहीं उसने जलती आंखें मूंदी थी अपनी। नहीं तो जब से वो आई थी तब से रोए जा रही थी, खौफ से कांप रही थी। बीजान ने अपनी बच्ची को इस तरह बिखरते देखा तो उनका दिल कट कर रह गया। पता नहीं किस जालिम ने अपनी दुश्मनी उनकी मासूम बेटी से निकाली थी। वो ज़रा गहरी नींद सोई तो ज़मान, बीजान और बख्तियार तीनों उसके कमरे से बाहर निकल आए। बीजान ने दरवाजे के बाहर निकलते निकलते उसे एक पल को मुड़कर देखा था। आंखों के नीचे गहरे हल्के जर्द चेहरा और कमज़ोरी की हद तक निचड़ा हुआ रंग। वो कहीं से भी वो चमकती दमकती अमल नहीं लग रही थी। उन्होंने आंसू साफ करते हुए दरवाज़ा पार किया और फिर उन्हीं के साथ जीने उतर आईं। सारी रात जागते हुए गुजर गई थी। वो तीनों भी लाउंज में चले आए। आपको उससे पूछना चाहिए था कि इस सब के पीछे किसका हाथ है, फिर जाने देते उसे, वो जहाँ भी जा रहा था। बख्तियार ने रात से अब तक ये पहली बात कही थी। ज़मान ने पेशानी पर बल डालकर उसे देखा। उन्हें अपने बेटे की बेहिसी पर अफसोस हुआ था। अगर वो तुम्हारे जैसा बेटा होता ना तो मुझे बता भी देता कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। लेकिन बख्तियार, वो तुम्हारे जैसा बेटा नहीं है। इतना ज़ख्मी था, इतनी तकलीफ़ में था, फिर भी मुझे बताकर नहीं गया कि ये सब किसने किया है। जानते हो क्यों? ज़मान का लहजा आखिर में बेहद स्पार्ट हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि मैं सब कुछ जान लेने के बाद ज़रूर कोई इंतहाई कदम उठाऊंगा। सो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या कभी तुम ऐसा कर सकते हो? बख्तियार का चेहरा हद तक से सुर्ख हुआ। आगा जान, बीजान ने मध्यम आवाज़ में कहकर बेसाख्ता उन्हें रोका था। आप सारी ज़िंदगी से यही करते आए हैं बाबा, मुझे और उसे मुकाबले के पता नहीं कौन से पैमाने पर जांचते रहते हैं कि मेरा पलड़ा कभी उठता ही नहीं और उसका कभी झुकता नहीं। लेकिन मैंने कभी आपसे शिकवा नहीं किया कि मेरे हिस्से की जो मोहब्बत आप उसे दे रहे हैं उससे हाथ रोक लें। फिर भी आपको अपनी औलाद की कोई अच्छाई, कोई नेकी नज़र नहीं आती। एक तो रात भर की बेख्वाबी, ऊपर से सरदार बाबा का हमेशा की तरह वली की तरफदारी करना उसे बुरी तरह से सुलगा गया था। यही फ़र्क है तुम में और उसमें। वो नेकियां करके जताता नहीं है, अच्छे काम करने के बाद मंजर आम पर आकर लोगों से तारीफ़ें नहीं वसूलता। बख्तियार, वो छुप कर नेकियां करता है और कभी अगर उसे उसकी की गई नेकियों का सिला देने की बात करो ना तो बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि सिले इंसानों से नहीं मिला करते, नेकियों के सिले हमेशा अल्लाह ताला दिया करते हैं। आप गैर की एहसानमंदी में अपनों की अच्छाइयाँ भूलने लगे हैं सरदार बाबा। हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से भी किसी किस्म का कोई बैर नहीं, किसी के साथ किसी ज़्यादती के मुर्तकिब नहीं हैं हम। तो फिर आज हमारी बहन को किसने अगवा कर लिया? ऐसा कौन पैदा हो गया बाबा जो हमारी बहन, हमारी बेटी को घर से यूं दिन दिहाड़े उठा कर ले जाए? ये सब उसकी दुश्मनियों का नतीजा है कि हम ऐसी ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार हुए। हम ऐसी जगह खड़े हुए हैं बाबा जहाँ हम किसी को मुंह तक दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। बुलंद आवाज़ से बोलते बोलते उसका सांस बेतहाशा फूल गया था।
زمان سرد نگاہوں سے اسے یکٹک دیکھے گئے۔ کبھی کبھی انہیں اپنی ہی تربیت پر شک سا ہوتا تھا، لیکن وہ پھر سنبھل جایا کرتے تھے، کیونکہ جو راہیں حسن اور حسین احمد نے اختیار کی تھی ان کی اولاد اسی راستے پر چل رہی تھی۔ پتہ نہیں ان کے خون میں اس غلاظت کی آمیزش کہاں سے ہوئی تھی۔ وہ جو کرتا ہے اسے اون بھی کرتا ہے، جو باتیں، جو فیصلے، جو اعمال وہ بجا لاتا ہے نا، ان کی ایک کڑی جسٹیفیکیشن بھی رکھتا ہے۔ دشمنی ہماری تھی یا اس کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بختیار۔ موت کے چنگل سے زندگی وجود کے ساتھ، موت کے چنگل سے زخمی وجود کے ساتھ وہ عمل کو نکال لایا ہے۔ فرق اس سے پڑتا ہے۔ اور رہی میری بیٹی کی بات، تو اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہو، میں اس کی سزا اسے نہیں دوں گا۔ جس نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، سزا اسے ملے گی۔ ظلم اگر بیٹیوں کے ساتھ ہو جائے نا، تو ان کی وجہ سے معاشرے میں منہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ منہ انہیں چھپانا چاہیے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہوتا ہے، نہ کہ کسی مظلوم کو۔ اگر تم پر تمہاری بہن بوجھ ہے نا، تو کوئی بات نہیں، اس کا باپ ابھی زندہ ہے، وہ اسے پال سکتا ہے بغیر کسی دقت کے۔ زمان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ لفظوں کے جن تماچوں سے انہوں نے بختیار کو نوازا تھا، وہ بلا شبہ بہت کڑے تھے۔ اس کی روح تک بلبلا اٹھی۔ ہاں تو کرتے رہیں آپ سدا اس غیر پر بھروسہ، اپنی اولاد کو چھوڑ کر۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کب تک آپ کی غلامی کر کے آپ کو شیشے میں اتارے رکھتا ہے۔ میں بھی یہی ہوں اور آپ بھی یہی ہیں۔ ایک نہ ایک دن بابا وہ آپ کو چھوڑ کر ضرور جائے گا، اور شاید اسی دن آپ کو اپنی اصل اولاد کی قدر آئے گی۔ اس نے اٹھ کر بھڑکتے ہوئے کہا تو زمان نے اسے سکون سے دیکھا۔ جتنی خدمت وہ کر چکا ہے، اتنی تو کوئی سگی اولاد بھی نہیں کرتی۔ اور جس دن اس نے مجھ سے دور جانے کی اجازت مانگی، اس دن بختیار میں اسے اجازت دے دوں گا، کیونکہ درد کی جس بھٹی میں وہ سلگ کر کندن بنا ہے نا، اسے صرف اور صرف محبت کی حدت ہی پگھلا سکتی ہے۔ اتنے سال وہ تمہاری اور تمہارے جیسے ہر کم ظرف انسان کی گالیاں برداشت کرتا رہا ہے، صرف میری وجہ سے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ کبھی اسے جانے سے منع کروں گا میں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن سمجھ ہی نہیں آیا کہ کسی کی نیکیوں کے بدلے میں اپنے بد اعمال سے دفاع کیسے کیا جائے۔ اسی لیے سرخ چہرہ لیے دھڑ دھڑ کرتا وہ لاؤنج سے اٹھایا تھا۔ اس کے جاتے ہی زمانی نے افسوس سے سر ہلایا۔ زمان بھی بولتے بولتے ہانپنے لگے تھے۔ کوئی کسی کو لفظ تسلی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس گھر کا ہر نفس جانتا تھا کہ ولی کے بغیر تسلی کے بول ایک خالی خولی سی داستان کے سوا کچھ اور نہ تھے۔ اپنے آفس میں ہاشم تاریکی میں بیٹھا اسی تاریکی کا حصہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے، وجود اور روح پر سیاہی کی ایک ایسی گہری چھاپ تھی کہ جس کو توبہ کے سوا کوئی ارکِ عنقا نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے ہیڈ آؤٹس کی ساری تفصیلات کا منظر عام پر آ جانا، اسے سالوں کے چلتے دھندوں کو یوں ایک رات میں زنگ آلود ہوتے دیکھنا، بہت سے ڈھکے گناہوں کا سیاہ رات سے صبح کے چمکتے سورج تلے کھل جانا، اس سے کچھ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آیا، اس کے ڈیروں کے اندر گھس کر اس لڑکی کو نکال لے گیا۔ اسے اپنے سے جڑی عورتوں کی حفاظت کرنی آتی تھی۔ اسے وہ سب کرنا آتا تھا جو ہاشم کرنا چاہتا تھا۔ بار بار روح پر کوڑے کی طرح پڑتا ایک اعتراف اسے پل پل موت کی سی اذیت دے رہا تھا کہ وہ بہتر تھا، اس سے بہت بہتر تھا۔ کچھ نہ پا کر بھی بہت کچھ پا چکا تھا، سب کچھ لٹا کر بھی خالی ہاتھ نہیں تھا وہ۔ اس نے تیز ہوتے تنفس کو دانت جما کر قابو کیا۔ اس کے اندر غصے کا ایک ایسا الاؤ دہک رہا تھا کہ جس کے شعلے اب اس کے وجود کی دوزخ کو اندیکھی سی آگ میں بھر بھر جلا رہے تھے، یا پھر یہ کہ شاید وہ آگ تھی وہ جو اس نے اپنے اعمال سے جمع کی تھی، اور اپنے اعمال کی آگ میں تو انسان کو جلنا ہی ہوتا ہے۔ اسی پہر کسی نے دروازے پر دستک دی تو اس کی سوچوں کی گہری تان ٹوٹی۔ اندر داخل ہوتا شہیر پل بھر کو سمجھ ہی نہ پایا کہ وہ اندھیرے میں کس سمت بیٹھا ہے۔ کہو شہیر، آواز کے باعث جو کچھ حد تک سمت کا تعین کر پایا تھا، پھر ذرا قریب آ کر روشن سی موبائل اسکرین اس کے سامنے کی۔ وہاں ایک خوش شکل سا جوان کھڑا پولیس اہلکاروں سے باتیں کر رہا تھا۔ نیچے پولیس اہلکاروں کے قدموں میں جوگی کو دیکھتا مسکرا کر کچھ بولتا ہوا، اسی لڑکے کا کہا تھا نا آپ نے؟ اس نے آگے ہو کر موبائل ہاتھ میں تھاما اور پھر اسے ذرا قریب کر کے دیکھا۔
कौन है ये? शहीर चंद पल कुछ ना बोला तो उसने ज़ोर से टेबल पर हाथ मारा। मैंने पूछा कौन है ये? वो सरकार, ये हसन शाह का बेटा है। वही हसन शाह जो नूराबाद का इलेक्शन लड़ रहा था माजरत के साथ। लेकिन सरकार, वो शुरू से ही वली अहमद का साथी था। शायद उसने आपके साथ डबल गेम खेली है। और तारीकी में बैठा हाशिम का वजूद लम्हे भर को साकित हुआ था। सिर्फ यही नहीं, वो मोहसिन जो आपके लिए काम कर रहा था, दरअसल वो भी डबल एजेंट था सरकार। वो वली के साथ था। एक एक करके फिजा में तरते साकित नुक्ते जुड़ते जा रहे थे। पजल का हर टुकड़ा अपनी जगह पर आकर दुरुस्तगी से लग गया था। लेकिन जो तस्वीर उस सब के बाद सामने आ रही थी वो बहुत भयानक थी। वो तस्वीर हाशिम हुसैन के हार जाने की तस्वीर थी। आज की सुबह बहुत उजली, शफाफ और सेहतमंद सी फिजा से मुअत्तर थी। उसने कसमसा कर आंखें खोली तो कमरे में गिरती नरम गरम सी धूप पर निगाह पड़ी। उसने एक दो बार पलकें झपकी, मगर कमजोरी के बाइस उसकी बिसारत बार बार धुंधला रही थी। हिम्मत करके उसने उठने की कोशिश की। स्याह बाल बिखर कर कंधों पर गिर रहे थे और लिबास खाक आलूद हो रहा था। उसने बिस्तर से पैर नीचे उतारे और फिर आहिस्तगी से कदम कदम चलती सिंघार आईने की जानिब बढ़ी। एक पल को अपना आप देखकर उसे यकीन ही नहीं आया था कि वो ये खुद थी। आंखों के नीचे पड़े गहरे गड्ढे, निचड़ा हुआ चेहरा और जख्म जख्म सा वजूद। बेख्तियार उसके जहन में झमाका हुआ वली का हाथ, उसके हाथ से बहता खून। अब पता नहीं वो कैसा होगा और पता नहीं वो होगा कहाँ। उसने वापस बेड की जानिब आते हुए पाइंती का सहारा लिया। कमजोरी के बाइस उसे हल्का सा चक्कर आया था। उसी पल बीजान ने उसके कमरे में दस्तक देकर कदम रखा और फिर बेसाख्ता उसके करीब चली आई। क्या हुआ, चक्कर आ रहे हैं? उसने नकाहत से बस सर हिलाया था। उन्होंने उसे सहारा देकर बेड पर लिटाया और फिर उसके पैर आहिस्ता से ऊपर चढ़ाए। वो ज़्यादा जख्मी नहीं हुई थी, लेकिन जिस सब से वो गुजरी थी उस सब ने उसके आसाब जमा कर रख दिए थे। बीजान ने उसके बालों में हाथ फेरकर उसका माथा चूमा, फिर मुस्कुरा कर उसे देखा। कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ बीजान। वली कैसा है? उसकी आवाज़ बैठी हुई थी, जैसे बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने से अक्सर गला बैठ जाया करता था। उसका तो रात से कोई अता पता ही नहीं है, लेकिन वो अपना ख्याल रखना जानता है। जब कह कर गया है आ जाएगा तो फिर भरोसा रखो, आ जाएगा वाकई वो। फिर भी बीजान, अच्छा अब गला ख़राब है, इसमें तो सुकून लेने दो अपनी ज़ुबान को। बीजान ने मुस्कुरा कर उसकी बात काटी, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं सकी। अब तुम उठना मत, लेटी रहो, मैं नाश्ता लाती हूँ। सुबह से तुम्हारे आगा जान इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी लाडली उठे तो वो उससे ढेर सारी बातें कर सकें। अमल उनकी बूढ़ी सी शहद रंग आँखों को देखे गई, जानती थी उनके हर रंग को, और जो उस वक्त मुस्कुराता सा रंग उनके चेहरे पर था उसके पीछे बहुत से आंसू छुपे थे। बीजान, अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि मैं अगवा हुई थी। सारे गांव वालों को खबर हो गई होगी इसकी, तो मैं किसी का सामना नहीं कर सकती बीजान, मुझे किसी का सामना नहीं करना। रोते हुए उसका वजूद बदनामी के खौफ से होले होले लरज़ रहा था। सांस अंदर तक खुश्क हुआ जा रहा था। ये सोच कर कि वो लोगों की नज़रों में क्या से क्या बन गई थी। बीजान ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थामा और मजबूती से उसकी गुलाबी पड़ती भीगती आंखों में देखा। तुम्हें वली बचा कर लाया था अमल, और वो सिर्फ इंसान ही नहीं बचाया करता बच्चे, वो इज्जतें भी बचाया करता है। जिस वक्त हमें पता चला था तुम्हारा, तो हम सब ने हाथ पांव छोड़ दिए थे। सब नौकरों को अपने अपने घरों को भेज दिया था और किसी से भी इस बात का तज़किरा नहीं किया था। जानती हो क्यों? क्योंकि वली ने कहा था कि वो तुम्हें ले आएगा, किसी भी बदनामी और किसी भी रुसवाई के बगैर, और उसने अपना कहा पूरा कर दिया अमल। देखो, तुम हमारे सामने बैठी हो, सही सलामत, महफूज। हमारे अलावा किसी को भी नहीं पता कि कल तुम कहाँ थी। उसकी ज़ात पर से जैसे पहाड़ों का सा बोझ उतर गया था। लरसता दिल ढारस पाकर संभला था, लेकिन आंखें वो उस सितमगर की मोहब्बत में कुछ और भीगने लगी थी। वो कहाँ है बीजान? आता क्यों नहीं? उसे बस अभी के अभी वली को देखना था, बस एक नज़र, एक साथ। वो आ जाएगा, लेकिन पहले तुम अपना ख्याल रखो, खुद को संभालो। हाँ, उनके नरमी से कहने पर उसने बहुत अच्छे बच्चों की तरह आंसू साफ करते हुए गर्दन हिलाई। और हाँ, नूरा अपने घर में है हिफाजत से,
पुलिस ने उसे उसके घर पहुंचा दिया था। अब तुम लेटो, मैं नाश्ता लाती हूँ तुम्हारे लिए। और फिर वो वाकई किसी भी पसोपेश के बगैर लेट गई। उसका वजूद हवा से भी ज़्यादा हल्का हो गया था, लेकिन आंखें, बस शहद रंग आंखें वली की दीद को तरसी जा रही थी। हाँ, बस यही एक दर्द था जो उसे धीरे धीरे घेरने लगा था। बराबर हवेली में एक जश्न का सा समा था। अर्जुमन के सबसे लाडले बेटे की शादी थी। भला जश्न का समा क्यों ना होता। ढोलकी के साथ अब शॉपिंग और बाजारों के चक्कर भी हस्बे आदत बढ़ गए थे। उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी कि किसे गिरफ्तार किया गया और किसका जिस्म नाकारा हो गया। उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो लोगों की उस किस्म में से थे जिन्हें दर्द सिर्फ तब महसूस होता था जब खुद पर आ पड़ता था। उससे पहले दुनिया बागो बहार थी, जन्नत थी। ऊपर रीलिंग से नाजिया ने झांक कर नीचे अर्जुमन को आवाज़ लगाई कि बाजार वो भी जाएगी, क्योंकि उसके मेहंदी के जूते रह गए थे। नीचे से उसके जवाब पर अर्जुमन ने बस सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। दूसरी जानिब निगाह घुमाकर देखा जाता तो अंदाज़ा होता कि बहुत से लोग दीवार गिर कदादम खिड़कियों के शीशों से नज़र आते सब्ज़ाजार की सफाई में मशगूल थे। ज़रा आगे जाते तो किचन में इश्तहा अंगेज़ खानों की महक पूरे बावर्ची खाने को महका रही थी। कल खाला आ रही हैं तुम्हारी और कह रही थी कि नफीस से कहें तैयार रहे, क्योंकि हमने उसे आकर हल्दी में रंग देना है। थोड़ी ही देर पहले अपनी किसी बहन से फ़ोन पर बात करने के बाद अब वो अपने लाडले को निगाहों में समोए कह रही थी, और नफीस हंसता हुआ सोफे में धंसा जा रहा था। आजकल वो बात बात पर हंसा करता था, बस यूं ही दिल चाहता था हंसने का। अच्छा, कह दे माँ जी उनसे कि नफीस हर रंग में रंगने को तैयार है। अर्जुमन मुस्कुरा दी। बस अब तेरा भी घर बसा देखूं तो कुछ ठंड पड़े आंखों को। हालांकि मुझे वो अमल बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अपने जिगर की वजह से उसे भी बर्दाश्त कर लूँगी मैं। अरे माँ जी, आ जाने दो उसे एक बार इस घर में। मेरे हुक्म से ज़िंदा रहेगी वो। ये मर्जियाँ चलती हैं अपने बापों के घर में। शोहरों के घर में सिर्फ शोहर की ही माननी पड़ती है, क्योंकि उसका होकर रहने में ही औरत की आफियत होती है। उसने कहकर गर्दन तानी तो अर्जुमन को खामखा उस पर फख्र हुआ था। तू अगर ऐसे रहे तो मजाल उसकी कि एक पर भी मार सके। बस तू ना बदलना नफीस, नहीं तो वो लड़की हमें कहीं का नहीं रहने देगी। बहुत तेज जुबान है उसकी, तोबा तोबा। उन्हें अपनी बेइज्जती एकदम से याद आई। तू फिक्र ही ना कर मेरी माँ, ऐसे रखूंगा कि आवाज़ भी नहीं निकलेगी उसकी। तेरे पाँव धो धो कर पिएगी, तभी तो बीवी का दर्जा मिलेगा उसे। अर्जुमन को खुद से लगाते उसने जैसे उन्हें तसल्ली दी तो वो उस पर निहाल ही हो गई। ऐसा बेटा तो उन्हें चिराग लेकर भी ढूंढने पर ना मिलता। अच्छा हाँ नाजिया, बात सुन। वो जो रस्म हिना से पहले की रस्म होती है ना, उसका जोड़ा तूने तैयार कर लिया ना? एक हफ्ते में जाकर देना है जोड़ा। भाई अब वक्त ही कितना रह गया है। नफीस के उठते ही अब वो फिर से मुलाजमीन की दौड़ें लगवा रही थी। उनके अंग अंग से खुशी फूटते कोई भी देख सकता था। उसी पहर साथ खड़ी हवेली में सुबह की तिरछी होकर गिरती धूप में बीजान उसे उसके कमरे से निकाल लाई थी। साफ सुथरे से लिबास और धुले धुलाए बालों में वो पहले से खासी बेहतर लग रही थी, या शायद बेहतर लगने की कोशिश कर रही थी। जमान के कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर वो बीजान के साथ ही अंदर दाखिल हुई। जमान जो रॉकिंग चेयर पर झूलते शायद उसी का इंतज़ार कर रहे थे, यकदम रुक से गए। उन्हें देखते ही उसके हलक में आंसुओं का एक गोला सा था जो जमा हुआ। पलकों की सुनहरी बाढ़ से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे। दबी दबी सी सिसकियां सुनाई देने लगी। फिर वो धीरे धीरे चलती उन तक आई। जमान बेसाख्ता उठ खड़े हुए थे, लेकिन फिर उससे मजीद सब्र नहीं किया गया। उनके गले लगकर वो फूट फूट कर रो दी। वो ऐसे कभी नहीं रोया करती थी, लेकिन शायद अब हिम्मत जवाब दे गई थी उसकी। जमान जब्त से गुलाबी आंखें लिए उसे साथ लगाए रहे। अच्छा था वो रो लेती। बीजान ने उन दोनों को ऐसे ही कमरे में छोड़ा और खुद बाहर निकल आई। अभी जो अगर वली होता तो क्या कहता भला। एक पल को उनकी निगाहों ने दाखिली दरवाजे को छुआ था, फिर यकदम उन्होंने पलट कर देखा। वो हाथ बांधे मुस्कुराता हुआ खड़ा था। मैं जानता हूँ आप जेलस हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर वो सरदार बाबा के गले लगी है तो मैं आपके गले लग जाता हूँ। झुककर उन्हें खुद के साथ अपनायत से लगाता। अगर जो वो होता तो बीजान कभी यूँ इतना उदास ना होती।
आंखों की नोक को उंगली से साफ करती वो किचन की जानिब बढ़ गई थी। कहानी के किरदारों में सबसे प्यारा किरदार न जाने क्यों हमेशा इतना रुलाता था। वो जी भर के रोने के बाद उनके घुटने के ऐन सामने बैठी थी, जैसे हमेशा बैठा करती थी। आंखें सुर्ख मुतवरम थी, नाक गुलाबी रंग से दहक रही थी, मगर उसके वजूद की सारी कसाफत आंसुओं के रास्ते बहकर उसे साफ कर चुकी थी। वो मुस्कुरा कर आगा जान की कोई बात सुनती। सुनहरी सी धूप लग रही थी, वली की धुली सी चांदनी। यकदम दरवाज़ा धाड़ से खुला तो उसने और जमान ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। बख्तियार ने वहीं खड़े खड़े उसे कड़े तेवरों से घूरा और फिर पास आकर बेदर्दी से हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया तो वो खौफजदा सी होकर जमान के साथ आ लगी। ये क्या तरीका है बख्तियार? जमान गरजे थे। बख्तियार ने अंगारा आंखों से उन दोनों को देखा। अमल का दिल कांपने लगा। पूछे इससे कि किसने अगवा किया था इसे, कहीं किसी ने इसे खराब तो नहीं कर दिया? बख्तियार! जमान के हाथ का एक जोरदार चांटा उसका रुखसार सुर्ख कर गया था। अमल पत्थर का मुजस्मा बन गई, अंदर गिरते आंसू तक पथरा गए। उसे लगा किसी ने रख कर उसके मुंह पर बेलचा दे मारा है। अपनी जुबान संभाल कर बात करो, और अगर बात नहीं करनी आती तो अभी के अभी दफा हो जाओ यहाँ से। जमान उस पर धाड़े थे, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। आप इससे पूछें कि इसे किसने अगवा किया था। हमारी इज्जतों का सवाल है ये, ऐसे बताए बगैर मुंह बंद करके नहीं बैठ सकती है अब। जवाबन वो भी उतना ही चीखा था। मैंने कहा कि अभी के अभी दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जो किसी के भी हक में बेहतर ना होगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से बेगैरत इंसान। लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया था। वो जो पत्थर बनी जमान के पीछे खड़ी थी यकदम उसके सामने आई। उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ी, गुलाबी पड़ती घनी पलकों से सजी आंखें, वली की पसंदीदा आंखें। हाशिम हुसैन ने अगवा किया था मुझे भाजी। सारी हवेली में एक पल को सन्नाटा फैल गया। सब कुछ साकित हुआ था, सब कुछ। यूं लगता था गोया सारी दुनिया साकित हो गई हो। बख्तियार बिना पलकें झपकाए उसे देख रहा था। मैंने कहा कि मुझे हाशिम हुसैन ने अगवा किया था भाजी, और वो मुझे ख़राब भी कर सकता था, लेकिन वली ने उसे इतना मौका ही नहीं दिया। उसके भेजे गए इंसान को जंगलियों की तरह मारा था उसने, जान से मार देता अगर मैं उसे आवाज़ ना देती तो। मुझे मौत के मुंह में हाथ डाल कर लाया है वो भाजी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? वो चीखी थी इतना ज़ोर से कि आवाज़ तक फट गई। आपके सगे ने अगवा किया था मुझे। अब जाएं, जो करना है करें। क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं आप भाजी? पराई औरतों के दर पर बैठने वाले इतने जुर्रतमंद नहीं हुआ करते कि आगे वाले का मुंह तोड़ सकें। आपकी इज्जत, हाँ आपकी इज्जत इज्जत है, और मेरी इज्जत वो क्या है? वो किसकी इज्जत होगी फिर? क्या हैं आप भाजी? खुद क्या हैं आप? पलकों से आंसू बेतहाशा लुढ़कते जा रहे थे, मगर अब हद हो गई थी। उसने बेदर्दी से आंसू रगड़ कर साफ किए और एक ही जाविये पर साकित हुए बख्तियार को नफरत से देखा। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी भाजी कि वो आप जैसा भाई कभी किसी को ना दे। मैं दुआ करूंगी उससे, और अब खुदा के लिए। उसने बेजारियत से हाथों को जोड़कर माथे पर रखा। मेरे सामने से चले जाएं, और मुझे और बाबा को दोबारा अपने घटिया सवालात से मत डिस्टर्ब कीजिएगा। जाएं, चले जाएं, खुदा के लिए चले जाएं यहाँ से। उसने कहकर रुख फेरा तो वो चंद लम्हों बाद शिकस्ता कदमों से बाहर की जानिब बढ़ गया। जमान बेसाख्ता अपनी रॉकिंग चेयर पर बेदम से गिरे थे। उसने आगे बढ़कर उन्हें संभाला। पता नहीं किस गुनाह की सज़ा में मुझे ऐसी औलाद मिल गई। उनकी नम आंखें देखकर उसका दिल कटा था, लेकिन वो उनके ऐन सामने बैठी, उनका बूढ़ा हाथ अपने हाथ में लिया। बाबा, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं कभी आपको मायूस नहीं करूँगी, कभी भी नहीं, भाजी की तरह तो कभी नहीं। उसने हाथ से आंसू साफ किए उनके, तो वो ठंडी सांस लेकर रह गए। उनकी छोटी सी बेटी कई मर्दों से ज़्यादा मजबूत थी। आगे बढ़कर उन्होंने उसके सर पर हस्बे आदत हाथ रखा तो वो आहिस्ता से मुस्कुरा दी। खिड़की से गिरती धूप अब तक उन दोनों को ढांपे हुए थी, ऐसी धूप जो झुलसाया नहीं करती थी बल्कि नरमी से इंसान में जमी बर्फ को पिघला दिया करती थी। बख्तियार की तेज़ी के साथ दौड़ती कार का रुख हाशिम के घर की जानिब था। उसे अभी उससे बहुत से हिसाब लेने थे, पिछले किस्सों का हिसाब वसूलना था।
اس نے گاڑی کچے راستوں پر تیزی کے ساتھ دوڑائی، لیکن پھر جیسے ہی وہ ان کے علاقے کی حدود میں داخل ہوا تو اس نے بہت سے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اپنی کار ایک جانب کو لگائی۔ باہر کے منظر کو دیکھتے وہ اپنی کار سے نکلا۔ اونچے ستونوں پر جمی مضبوط حویلی کے سامنے پولیس کی بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ کچھ اہلکار گھر کے اندر بھی داخل ہوتے دیکھے اس نے۔ دوسری جانب ہاشم حسین کے کمرے میں بیٹھا انہیں خاموشی سے دیکھ رہا تھا کہ باہر یکدم عجیب قسم کا شور اٹھا، بہت سی گاڑیوں کا شور، بیک وقت بہت سے دروازے کھل ہو کر بند ہونے کا شور، تیزی سے اندر کی جانب بڑھتے قدموں کی آواز۔ اس کی سماعت میں جیسے یہ سب کسی سور کی طرح اترا تھا۔ نگار بیگم تیزی سے اندر بھاگتی آئیں، ان کی رنگت متغیر تھی اور سانس اکھڑا ہوا۔ ہاشم، باہر پولیس آئی ہے تجھے گرفتار کرنے۔ اس نے اسی خاموشی سے نگار کو دیکھا، پھر ایک نظر حسین پر ڈالتا اٹھ کر باہر نکل آیا۔ زینوں سے اترتے اس نے دیکھا کہ بہت سے اہلکار سبزہ زار پر کھڑے بندوقیں اس کی جانب تانے ہوئے تھے۔ ان سب سے آگے عدیل کھڑا تھا، ASP عدیل۔ اس نے ایک نگاہ ان سب پر ڈالی اور پھر عدیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے قریب ہوا۔ ایک ساتھ بہت سے گنز لوڈ ہونے کی آواز آئی تھی۔ تمہیں قتل، سمگلنگ اور بیشتر غیر قانونی سرگرمیوں کے جرم میں اس اریسٹ وارنٹ کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے ہاشم حسین۔ اس نے مسکراتے ہوئے بنا کسی پس و پیش کے ہاتھ آگے کیے تو عدیل نے بس ایک پل کو رک کر اسے دیکھا، پھر اس کی کلائیوں میں ہتھکڑیاں پہناتا اسے لیے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ باہر دروازے کے پاس ہی اسے بختیار مل گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے دبوچا تو پولیس اہلکار یکدم آگے آئے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا دوست سمجھا تھا ہاشم، لیکن تم… اس کی آنکھوں میں دہکتی نفرت کو ہاشم نے بے تاثر نظروں سے دیکھا۔ تم تو سانپ نکلے، میرے لباس کا سانپ نکلے تم ہاشم، جس نے مجھے موقع ملتے ہی ڈس لیا۔ اب تم دیکھنا میں تمہاری بہن کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ جب تمہیں درد ہوگا نا تبھی تم اندازہ کر پاؤ گے کہ یہ کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو ہاشم کی پیشانی پر پہلی دفعہ فکر چمکی، لیکن پھر کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر اہلکار اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ بختیار نے ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اندر کی جانب بڑھا۔ شازیہ جو نگار بیگم کے ساتھ دروازے پر ٹکی کھڑی تھی، اس کے ایسے جارحانہ سے انداز کو دیکھ کر وہ بے ساختہ پیچھے ہوئی۔ اسے کیا پتا تھا کہ اسے اس کے بھائی کے کیے گئے اعمال کی سزا ساری زندگی بھگتنی تھی۔ دوسری جانب جاسم کے اپارٹمنٹ میں صبح کی مخصوص چہل پہل تھی۔ ولی جو کچھ دیر پہلے ہی گہری نیند سے جاگا تھا، اب منہ ہاتھ دھو کر فریش ہوا ناشتے کی گول ٹیبل پر جاسم کے ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ جاسم نے سنہرے سے آملیٹ کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی اور پھر اصغر کو آواز دی۔ اصغر چائے بہت اچھی بناتا تھا، اس لیے آج یہ ذمہ داری اسے سونپی گئی تھی کہ چائے وہ بنائے گا، جس پر اس نے برے برے منہ بنا کر چائے بنا ہی لی تھی۔ وہ صبح اس کے گھر آ دھمکا تھا۔ ہاشم کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے۔ ٹیبل پر چائے رکھتے جیسے اصغر نے موسم کی کوئی خوشگوار سی خبر سنائی تھی۔ ولی نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ رات سے کافی بہتر لگ رہا تھا، چہرے پر صحت مندی اور سکون کی جھلک لیے۔ جانتا ہوں۔ جاسم نے آملیٹ کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ ان کا یونیورسٹی فرینڈ تھا، بہت نیک دل اور انتہائی شریف سا۔ پھر خوش کیوں نہیں ہو تم؟ کس بات پر خوش ہونا چاہیے مجھے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی چائے اٹھائی، زخمی ہاتھ، البتہ اس نے گود میں رکھا ہوا تھا۔ اسے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے۔ اصغر بھی اس کے مقابل کرسی پر بیٹھا چائے کپ میں انڈیل رہا تھا۔ 1-2 دن بھی نہیں لگیں گے اسے اس جیل سے نکلنے میں۔ اس جیسے بارسوخ لوگوں کو صرف اس کے جیسے بارسوخ لوگ ہی قابو کر سکتے ہیں۔ پولیس تو جیب میں رہتی ہے ان کے۔ وہ بہت سکون سے ان دونوں کو جیسے حقیقت کا آئینہ دکھا رہا تھا۔ جاسم بے سکونی سے آگے کو ہوا۔ پھر تو کیا کوئی راستہ نہیں ہے اسے قید کرنے کا؟ میں نے یہ کب کہا کہ کوئی راستہ نہیں ہے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب پولیس کے بس کی بات نہیں ہے۔ باقی انسان کو تباہ کرنے کے لیے اس کے اعمال ہی کافی ہوتے ہیں۔ تم کیا کرنے لگے ہو؟ اصغر کے سنجیدہ سے سوال پر اس نے پہلی دفعہ ہلکے سے مسکرا کر ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ سوری، یہ کانفیڈینشیل ہے، میں آپ دونوں میں سے کسی کو نہیں بتا سکتا۔ یار ولی بتا نا،
असगर ने नाश्ता छोड़कर बहुत बेचैनी से उससे पूछा तो उसने मज़े से कंधे उचकाए। तुम्हारे बाबा को पता है, उनसे पूछ लेना जाकर। चलो, इसके तो बाबा को पता है, मुझे कौन बताएगा लेकिन। जासिम को अपना नज़रअंदाज किया जाना कुछ पसंद ना आया था। तुम्हें क्या करना है जानकर, चुप करके टांके लगाओ बस लोगों की खाल में। चुप करके टांके लगाओ बस लोगों की खाल में। असगर ने हंसकर कहा तो वली भी हंस दिया। जासिम ने अलबत्ता उसके तबसरे पर आंखें निकाल कर देखा था उसे। किसी दिन तुम्हारे इस मुंह पर भी टांका लगा दूंगा मैं। जितनी ये जुबान कम चलेगी ना, उतना ही सबके लिए अच्छा होगा। क्यों वली? बिंगो। अंगश शहादत को अंगूठे पर रखकर उसने जासिम के इरादे को सराहा था। असगर ने उन दोनों को कड़े तेवरों से घूरा तो वो दोनों हंस पड़े। उन्हें हंसता देखकर उसके चेहरे पर भी हंसी उभरी थी। ऑमलेट और चाय की इश्तहा अंगेज सी महक से भरे अपार्टमेंट में 3 दोस्त आज बहुत दिनों के बाद एक साथ यूं हंसे थे क्योंकि ज़िंदगी की एक कठिन और तवील रात का इख्तिताम बहरहाल हो चुका था।